गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री की जो लास्ट चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। हमने अभी तक 7 चैप्टर को पढ़ा है और अब हम लोग अपने एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर 8 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 8। क्या होगा? चैप्टर 8 हिस्ट्री का चैप्टर 8 और ये लास्ट चैप्टर है। आज हम लोग अपने लास्ट चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये लास्ट चैप्टर है चैप्टर 8। नाम है चैप्टर का 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने बहुत चीज़ों को देखा है। जैसे कि हमने रीजनल को देखा है, कल्चर को देखा है, राजा कैसे अपनी टेरिटोरी को बसाते हैं उसको देखा है, हमने बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट देखे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी देखा है। तो हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग चलते हैं 18वीं शताब्दी में और इसमें हम लोग बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी के समय जो पॉलिटिकल जो व्यू था, पॉलिटिकल जो सीन था वो कैसा था, यानी कैसे जो राजा थे, कैसे जो रूलर्स थे वो अपने आप को सेटअप कर रहे थे ताकि आने वाला जो उनका जनरेशन था वो उस पर सर्वाइव कर सके। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर है इसमें 2 मैप आपको दिए गए हैं। दोनों मैप में जैसे ही आप आकलन करिएगा, दोनों मैप को आप एनालिसिस कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि एक मैप में जो प्रचार है और प्रसार है राजाओं का वो काफ़ी हद तक कम है, जबकि दूसरों में अगर देखा जाए तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बढ़ता गया है। या फिर यूँ कहें कि पहले में देखा जाए, पहले मैप में तो मुगल जो थे, जो उनकी टेरिटोरी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड थी। जब जैसे जैसे समय बढ़ा, यानी जैसे जैसे हम लोग 18th सेंचुरी में गए, मुगल का जो टेरिटोरी था वो धीरे धीरे क्या होता चला गया, कम होता चला गया। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी रहे हैं। आपको पता है कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। 18वीं शताब्दी के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से भारत में वर्क कर रही थी, तो उनका इन्फ्लुएंस भी था। और एक तरफ मुगल का डिक्लाइनेशन था। आपको पता होगा कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर आए वो उतने दक्ष नहीं थे, वो उतने स्किल नहीं थे, जिसके कारण मुगल जो है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं एनसीईआरटी का लाइन क्या कहता है, फिर उसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और हम लोग अपने चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो कह रहा है एनसीईआरटी, इफ यू लुक एट मैप 1 and 2 क्लोजली, अगर आप 1 और 2 मैप को अच्छे से देखेंगे, यू विल सी समथिंग सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन द सब कॉन्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ का क्या मतलब होता है? तो फर्स्ट हाफ का मतलब होता है ये जो पीरियड है 1700 से लेकर के 1750 तक का ये पीरियड है। ठीक है, इसमें देखने को मिलता है, आपको पता होगा कि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब के डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था, यानी जो मुगल आर्मी थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी। तो ये वो ऐसा एक टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में हम बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंज को देखने वाले हैं। नोटिस हाउ द बाउंड्री ऑफ द मुगल एम्पायर वे आर रिसेप्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे जो इंडिपेंडेंट किंगडम है वो बढ़ते चले गए, वैसे वैसे क्या हो गया कि जो इमरजेंस था वो क्या हो गया, लोग दूसरे रूलर्स का वो क्या हो गया, बढ़ता चला गया। 1765 notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in western India। आपको पता है कि 1765 के बाद, यानी 1765 एक ऐसा समय है जिस समय ब्रिटिश जो है ये भी पूरी तरह से क्या हो गए थे, तो अपना डोमिनेंस जो है, अपना जो डोमिनेंस है वो बढ़ा रहे थे और इनका भी जो पावर था वो धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा था। ठीक है, टेरिटोरी इन ईस्टर्न इंडिया। व्हाट दिस मैप टेल अस इज दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज quite dramatically and within a relatively short span of time। बिल्कुल सही बात है, मतलब काफ़ी कम समय लगा और ये सब चीज़ें जो है वो ड्रामेटिकली चेंज होते चली गई। खास करके आप पॉलिटिकल सीन को देखा जाए, पॉलिटिकल व्यू को देखा जाए तो इन सब चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस देखने को
मिलते हैं। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 20th century. इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। रफली फ्रॉम 1707 when औरंगजेब died till the थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये जो टाइम पीरियड होगा वो 1707 से लेकर 1761 तक का होगा। 1761 आपको सबको पता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कौन? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और आपको ये भी याद होगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, इसके बाद अंग्रेज जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद बक्सर का युद्ध आप पढ़ेंगे 1764, उसमें अंग्रेज और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी की जो स्थिति है पूरे भारत में वो धीरे धीरे मजबूत होते चली जाती है। आगे हम लोग जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लैटर मुगल्स, यानी जो क्राइसिस है, क्राइसिस का मतलब क्या है सर? क्राइसिस का मतलब होता है, क्राइसिस शब्द है क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्या होना सर? कमी होना, किसी भी चीज़ की क्या होना? कमी होना, क्राइसिस होना। ठीक है, तो क्राइसिस जब भी होगा तो क्या होगा? डिक्लाइनेशन होगा, सीधी सी बात है। और खास करके जब मुगल में देखा गया है कि मुगल में इकोनॉमिकल क्राइसिस ज़्यादा होता है, मंदी भी बोल सकते हैं इसको, आप इसको मंदी भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ा किन में? तो मुगलों में। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग। इन चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस एंड स्टार्टेड फेसिंग ए वैरायटी ऑफ क्राइसिस ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में कि 17th सेंचुरी आते आते, ठीक है ना, जो मुगल की स्थिति थी वो बहुत अच्छे होते चली गई। बिल्कुल सही बात है। आप 17th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1600 से लेकर के ये 1699 तक का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में आपने देखा होगा, इस टाइम पीरियड में आपको अकबर मिलेंगे। कौन मिलेंगे? अकबर का शासनकाल होगा, इसमें औरंगजेब होगा। तो ये शासनकाल ये जब रहेंगे तो सीधी सी बात है कि स्थिति क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। तो स्थिति जो थी इतनी काफ़ी अच्छी होते चली गई थी। There were caused by a number of factors. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. अब डेक्कन क्या है सर? डेक्कन का ये इलाका, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका जो है डेक्कन का इलाका आता है। ठीक है, ये वाला जो इलाका आता है डेक्कन। डेक्कन में क्या कर रहे थे? तो मुगल जो है डेक्कन में वो बहुत लंबा वार लड़ रहे थे। और जब बहुत लंबा वार लड़ेंगे, सीधी सी बात है, वार का नाम ही है डिस्ट्रक्शन। अगर आप किसी भी जगह पे या फिर कहीं भी आप अगर वार कर रहे हैं तो रिसोर्सेज की कमी तो होगी। आप कितने भी पावरफुल देश क्यों नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी आर्मी कितनी भी मजबूत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वार करते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज को यूज करना भी होगा। आपने देखा होगा कि रसिया और यूक्रेन का वार जो है कितने लंबे समय से चला आ रहा है। वो रसिया जो टॉप 4 और टॉप 5 में इकोनॉमी में होती थी, आज आउट ऑफ 10 है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उसका भी जो वार है वो प्रोलॉन्ग चलता जा रहा है। प्रोलॉन्ग का मतलब लंबे समय से वार का कंटिन्यू होना, यानी चलते रहना। तो ये भी बहुत बड़ा एक कारण है। ठीक है, जिसके कारण औरंगजेब जो है डेक्कन में बहुत ज़्यादा लंबा वार लड़ने लगे। और वार लड़ने के कारण उनके जो रिसोर्सेज थे उसमें भी डिप्लीशन देखने को मिला। डिप्लीशन का मतलब होता है कमी आना, खत्म होना। ठीक है, यही बात कह रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ हिज एम्पायर fighting a long war in the Deccan. Under his successor, the efficiency of the imperial administration broke down. और जब उसके सक्सेसर उनके आते हैं औरंगजेब के, तो उनमें क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब कि वो जो प्रशासन है उसको अच्छे से वो नहीं रन कर पाते हैं। जो भी प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑर्डर हैं, उन सबको अच्छे से वो लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ते चला जाता है। इट बिकम इंक्रीजिबली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर टू कीप ए चेक ऑन दियर पावरफुल मनसबदार। ठीक है, आप सबको पता है कि मनसबदार क्या हुआ करता था। तो मनसबदार पे कंट्रोल करना, मनसबदार को अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से चलाना, इन सब के लिए क्या था? मुश्किल था जो लेटर मुगल थे। और जब मनसबदार अच्छे से कलेक्ट नहीं होगा, मनसबदार अच्छे से नहीं आएगा, तो क्या सेना अच्छे से रन कर पाएगी? आपको पता है किसी भी सेना को चलाने के लिए रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकल हेल्प की ज़रूरत है। अगर उनको पैसे नहीं दिए जाएँ समय पे तो क्या वो आपके लिए काम करेंगे? तो ये सब तमाम चीज़ें थी जिन पे इनके जो सक्सेसर थे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। इट बिकम इंक्रीजिबली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर टू कीप ए चेक ऑन दियर पावरफुल मनसबदार। नोबेल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर सुबदार ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेज। ठीक है ना, नोबेल्स क्या करते थे? तो गवर्नर को अपॉइंट करते थे
गवर्नर को अपॉइंट करते थे। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं उसके बाद इट बिकम इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्पायर टू कीप ए चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेज। ठीक है, नोबल्स जो थे उन्होंने गवर्नर को अपॉइंट किया जो हमेशा से कंट्रोल करते थे किसको, ऑफिसेज को, ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। यानी दीवानी और फौजदारी ये सब चीज़ें जो हैं इन सबको क्या करते थे, तो अच्छे से क्या करते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें चेक करते थे। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्री पावर। ये क्या होता था, इनसे जो है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर दिया जाता था ओवर भास्ट रीजन, बहुत बड़े रीजन में ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर के बारे में एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। जैसे जैसे जो गवर्नर थे वो प्रोविंस पे क्या कर रहे थे, अपना कंट्रोल जमा रहे थे। द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, धीरे धीरे क्या होता चला गया, उनकी जो पूंजी है, उनकी जो कैपिटल है वो धीरे धीरे खत्म होते चली जा रही थी। पीजेंट एंड जमींदारी रिबेलियंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। अब देखिए जमींदारी सिस्टम एक तरफ से था, अब जो जमींदार हुआ करते थे वो भी इनके विरुद्ध क्या करने लगे, रिबेल करने लगे। रिबेल का मतलब विद्रोही हो गए, उनको भी लगा कि नहीं अब अच्छा से नहीं चल पा रहा है, तो वो भी क्या करने लगे, इनके खिलाफ रिवोल्ट करने लगे, रिबेलियन बन गए। तो वही कह रहा है पीजेंट एंड जमींदारी रिबेलियंस इन मेनी पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। ये एक अलग समस्या था। एक तो समस्या जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही थी मुगल एम्पायर, और दूसरा एक और समस्या आ गया कि पीजेंट और जमींदारी जो रिबेलियन थे वो भी अच्छे से वो भी क्या करने लगे, तो वो भी इनके खिलाफ आकर के लड़ने लगे, बोलने लगे कि हम जमींदारी नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे, हम रेवेन्यू नहीं देंगे। अब बताइए सबसे ज़्यादा जो टैक्स आता था, जो पैसा आता था वो रेवेन्यू के माध्यम से ही आता था, और अगर पीजेंट और अगर जमींदार अगर ये रेवेन्यू न देंगे तो क्या मुगल की सेना अच्छे से रन कर पाएगी। तो ये सब तमाम कारण थे जिसके कारण मुगल की जो सेना है वो धीरे धीरे, यानी मुगल की जो आर्मी है वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, तो डिक्लाइन की तरफ बढ़ रही थी। आगे these revolts were sometimes caused by the pressure of mounting tax। अब क्या हुआ, जैसे देखिए जैसे ही आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आप टैक्स बढ़ाइएगा, और टैक्स बढ़ाइएगा तो सामने वाला जो लोग थे, जो जमींदार थे, जो पीजेंट थे, उनका कहना था कि हम टैक्स नहीं देंगे, और जब टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा, टैक्स नहीं देंगे तो विद्रोह होगा, सीधी सी बात है। आगे at other time there were attempt of by powerful chieftains to consolidate their unpolitical position. Mughal authority had been challenged by rebellious group in the past as well। ठीक है ना, मुगल की अथॉरिटी जो थी वो चैलेंज करती थी रिबेलियंस को पास्ट में भी, but these groups were now able to seize the economical resource of the region to consolidate their position। लेकिन ये जो ग्रुप थे, ठीक है, ये but these groups were now able to seize the economic resource। ये चाहते थे कि इकोनॉमिक रिसोर्स को क्या किया जाए, सीज करना। सीज का मतलब क्या होता है, एक शब्द है सीज, SEIZ। सीज का मतलब होता है जब्त करना, हथियाना, जब्त करना, हथियाना। ठीक है, तो ये सीज कर लेते थे, ठीक है, ये सीज कर लेते थे। बट दिस ग्रुप्स वे नाउ एबल टू सी द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। वो अपना पोजीशन खुद कंसोलिडेट करते थे, बोलते थे कि हम टैक्स नहीं देंगे, और टैक्स पर इतना पैसा आता था वो खुद को कंसोलिडेट करके सबको एकत्रित करके क्या करते थे, उसको रख लेते थे। ठीक है, आगे The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economical authority into the hand of the provincial governors, local chieftains and other groups। और इसलिए वो जो है कौन, जो मुगल एम्पायर थे औरंगजेब के बाद, वो अनेबल थे, ये अनेबल थे यानी ये अक्षम हो गए इसको करना, तो नोबल्स को अपने हाथ में रखना, या फिर चीफ्टेंस को अपने हाथ में रखना, या गवर्नर को हाथ में रखना। मतलब सब इनके हाथ से बेहाथ हो रहे थे, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा था, सारे जगह केओस की स्थिति थी, उथल पुथल मचा हुआ था, जिसका जो मन था वो कर रहा था। यानी यहाँ एम्पायर जो थे, यहाँ जो रूल था वो पूरी तरह से चौपट हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। ये क्या कहता है, द फॉलोइंग इज ए कंटेम्पोररी राइटर अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल बैंकरप्टी ऑफ द एम्पायर। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्प्रोविज्ड। ठीक है, द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्प्रोवाइज्ड। देयर पीजेंट रेज 2 क्रॉप्स ए ईयर। ठीक है ना, उनके जो पीजेंट थे वो 2 क्रॉप्स उगाते थे। बट देयर लॉर्ड्स सी नथिंग ऑफ आइडर। लेकिन उनके जो लॉर्ड्स थे वो कुछ नहीं देखते थे। एंड देयर एजेंट ऑन द स्पॉट आर ए वर्चुअल प्रिजनर इन द पीजेंट हैंड, लाइक ए पीजेंट केप्ट इन हिज क्रेडिटर्स हाउस अंटिल ही कैन पे हिज डेब्ट। फिर सुनिएगा, द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस। जो बड़े बड़े जो लॉर्ड वाले थे, जो बड़े बड़े जो जमींदार थे वो हेल्पलेस हो जाते थे। ठीक है, ये पीजेंट रेज 2 क्रॉप्स या, उनके पीजेंट जो थे वो दो ही
ये 2 ही क्रॉप्स उगाते थे साल में, बट देयर लॉर्ड्स आर नथिंग टू आइदर एंड देयर एजेंट ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर इन द पीजेंट हैंड। अगर कोई मांगने जाता था उनसे कोई भी चीज़, क्रॉप कि हमको क्रॉप दीजिए, तो उसको क्या करते थे, उसको वो दबा देते थे। ठीक है, तो ये सब तमाम चीज़ें थी, यानी हार्वेस्ट रीच होता था, यानी जो फसल थी वो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इनको मिलता कुछ नहीं था, क्योंकि सभी लोग रिबेलियन हो गए थे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा 1-2 बार। ठीक है, और अच्छे से पढ़ करके इसको समझिएगा और समझ करके इसका नोट्स बनाइएगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, इसको और आगे की तरफ कंप्लीट करेंगे और नोट्स को भी अच्छे से लिखवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।